हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज हम लोग एक बार फिर से करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क के लिए एक सेशन जिसमें आपको अर्थमेटिक एंड डीआई के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। ये सेशन मैं डेली ला रही हूँ ब्रेनीपीडिया स्किल पर। डेली आप मेरे सेशन को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो और मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि ब्रेनीपीडिया अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी क्लासेस आए उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए टाइम से। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करते हैं सेशन। आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मस्ट डू सेशन है ये वाला। ठीक है, चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले मैं आप लोगों को समय दूंगी, ठीक है, थोड़ा से अच्छे लेवल के भी हो सकते हैं। मे बी आप लोगों को लगे कि ये आरआरबी पीओ के लेवल का है। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क बोथ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो अगर ये आपको आरआरबी पीओ के लेवल का लग रहा है तो भी उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आरआरबी पीओ भी आप लोगों ने देना है, क्लर्क भी देना है। सो पीओ के लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को हो पास ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेके आराम से आप स्टेटमेंट पढ़िए, बनाइए क्वेश्चन को और उसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसका आंसर आप लोग किस तरीके से टिक मार्क करेंगे, करिए जरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। आपको बस ध्यान से ना स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत है, बस आसान है ये क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले ही। ठीक है, चलो आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है ध्यान से पढ़िएगा। रमन रिक्वायर्स हाफ द टाइम, रमन को आधा टाइम लगता है, हाफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय नदीम टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, जितना टाइम नदीम को लगता है रमन को उससे हाफ टाइम लगता है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, ये आपको बोला गया है। एंड 1/3 टाइम एज मच एज सुमित, और सुमित को जितना टाइम लगता है उसका 1/3 टाइम लगता है रमन को, ये आप लोगों को बोला गया है। टुगेदर ऑल थ्री कैन कंप्लीट अ वर्क इन वन डे, तीनों मिलकर के काम एक दिन में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मच टाइम कैन सुमित एंड नदीम टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तो आपसे बोल रहा है कि सुमित और नदीम मिलकर के काम को कितने समय में कंप्लीट कर पाएंगे, ये आपको बताना है। तो मेरी बात आप सब लोग सुन लो, पहले तो एक बात मेरी आप सब लोग सुन लो कि हम लोगों को मतलब होता है एफिशिएंसी से। ठीक है, हम लोगों को मतलब होता है एफिशिएंसी यानी कि वनडे के वर्क से। अब यहां पर आपसे टाइम के बारे में बात किया तो आपको टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए इनवर्स है। अगर वर्क कांस्टेंट है, अगर काम कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी और टाइम का जो रिलेशन है वो जस्ट उल्टा है। अगर आपको टाइम का रेशो पता है आप एफिशिएंसी का रेशो बता सकते हो, अगर आपको एफिशिएंसी का रेशो पता है तो आप टाइम का रेशो बता सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कर रही हूँ रब और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देन हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। रमन रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय नदीम, जितना टाइम नदीम को लगता है रमन को उसका हाफ टाइम लगता है। अगर नदीम को 2 दिन लगता है तो रमन को 1 दिन लगता है। एंड 1/3 टाइम, और रमन और उसका सुमित का जो टाइम है वो 1/3 है। मतलब अगर इसको 3 दिन लगता है तो इसको 1 दिन लगता है, ये आपको बोला गया है। अब इन दोनों को हमको रिलेट करना है, किसकी मदद से करेंगे? आप बोलोगे मैम इनमें आर कॉमन है, आर की मदद से करो। तो अगर मैं अच्छा, और एक चीज और देख लो, ये टाइम का रेशो है, जस्ट हम लोग एफिशिएंसी का रेशो लिखते हैं जस्ट अपोजिट 2:1। इधर भी ये टाइम का रेशो है, हम लोग एफिशिएंसी का रेशो लिखते हैं जस्ट अपोजिट 3:1। आपको इनको डील करना है तो ऑफ कोर्स इसमें आर कॉमन है तो आर की मदद से करोगे डील। अब एक चीज देख लो, इधर आर की वैल्यू 2 यूनिट है, इधर 3 यूनिट है, इनको बराबर बनाना पड़ेगा। तो बराबर बनाने के लिए किससे गुना करें? तो इधर तो 2 से गुना कर देते हैं और इधर 3 से गुना, क्योंकि रेशो में है तो यहां भी 3 से गुना, अगर यहां 2 से गुना किया है तो इधर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो आर एन
और रमन, नदीम और सुमित की एफिशिएंसी का मतलब होता है वन डे का वर्क, आपको एक दिन के काम का रेशियो पता चल जाएगा तीनों का। तो ये आ रहा है इधर, अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 6 और इसका आ रहा है 3 और इसका अगर आप देखोगे सुमित का आ रहा है 2। ठीक है, अब आपको बोला है तीनों मिलके काम को एक दिन में कंप्लीट करते हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं ये देख लो, 6 और 3 9 और 2 11, एक दिन में 11 काम करते हैं। कह रहे एक दिन में कंप्लीट कर देते हैं काम को, इसका मतलब 11 ही काम है। ठीक है, तो आपसे पूछा है उस काम को सुमित और नदीम मिलके, सुमित और नदीम ये दोनों मिलके कितने समय में करेंगे? 11 काम को। एक दिन में 5 काम करते हैं, 11 काम को कितने समय में कर पाएंगे? 11/5 डेज में, 11/5। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? 11/5 डेज। तो अगर आप लोगों का ई ऑप्शन आंसर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट गए हो, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ 3 चैप्टर तो नोट कर लो आप लोग, एजेस, पार्टनरशिप, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, एजेस, पार्टनरशिप, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इन 3 चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं नजर। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर, मेरे को बताइए कि क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट स्पीड में करिए। पास बुला के गले से लगा के तुमने बदल डाली दुनिया, ये नजारे नहीं है रही ना वो कल। चलो कर लिया क्या आप लोगों ने? इस क्वेश्चन को बनाया है क्या, मुझे बताना जरा। आ जाओ जरा हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें क्या आप लोगों को बोला गया है उसको ध्यान से देख लो। पवन कैन रो 9 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जब भी आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर आपको x की वैल्यू y की वैल्यू पता चल गई है तो समझ लो कि आप सॉर्टेड हो। अब यहाँ पर बोला है 9 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब आपको x की वैल्यू दे दी 9 1/3 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन टू रो डाउन। कह रहा है 3 गुना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम से 3 गुना टाइम लगता है। रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर। अब ध्यान देना ये डिस्टेंस जो है वो सेम है, मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम है। तो अगर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम है तो हमारी नजर जाएगी स्पीड और टाइम पर। मैं आपको हमेशा बताती हूँ स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो हमारी नजर जाती है स्पीड और टाइम पर। स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स है, जस्ट उल्टा। स्पीड का रेशो दे रखा है तो टाइम का रेशो आप जस्ट उल्टा करके निकाल लोगे, अगर टाइम का रेशो दे रखा है तो स्पीड का रेशो जस्ट उल्टा करके निकाल लोगे। अब यहाँ पर आपको टाइम के बारे में बता दिया, फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन टू रो डाउन। 3 गुना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के टाइम का आपको पता चल गया। अगर इधर 1 यूनिट टाइम लग रहा है तो इधर 3 यूनिट टाइम लग रहा है। अगर डाउनस्ट्रीम का टाइम 1 यूनिट है तो अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो 3 यूनिट है, 3 गुना टाइम लग रहा है। ठीक है, थ्राइस एज मच टाइम। ठीक है, टू रो अप देन टू रो डाउन। अच्छा डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशो आप लिख सकते हो 1:3, जस्ट उल्टा। स्पीड का रेशो लिख सकते हो 1:3। आपको x की वैल्यू गिवन है 9 1/3 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 27 और 1 28/3 किलोमीटर पर आवर x की वैल्यू। फाइन क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। अब आपको स्पीड ऑफ करंट बताना है। स्पीड ऑफ करंट का मतलब है कि आपको y की वैल्यू बतानी है। आप y की वैल्यू कैसे बताओगे मुझे बताओ एक बार। देखो अपस्ट्रीम की स्पीड है 1 यूनिट, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 3 यूनिट। ठीक है,
अपस्ट्रीम की स्पीड 1 यूनिट है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 यूनिट है। तो अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स की वैल्यू अगर आपको बतानी होती है तो आप कैसे बताओगे? दोनों का एडिशन करोगे। 3 + 1 4 बाय में 2 यूनिट, मतलब 4 बाय में 2 यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 2 यूनिट आ रही है। क्वेश्चन कह रहा है 2 यूनिट नहीं है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, 28/3 है। तो अगर मैं आपसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो 14/3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमें फाइन क्या करना है, ध्यान से देख लेना, हम लोगों को स्पीड ऑफ करंट फाइंड करना है वाई की वैल्यू। स्पीड ऑफ करंट कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको अपस्ट्रीम की स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड गिवन हो, डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड बाय में 2, ये होता है स्पीड ऑफ करंट। मतलब कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3, अपस्ट्रीम की स्पीड 1, 3 - 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही चल गई 14/3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्पीड ऑफ करंट भी क्या होगा? 14/3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट क्या होगा? ई ऑप्शन 14/3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आरआरबी पीओ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है एजेस का। ठीक है, देखते हैं एजेस के क्वेश्चन आप लोगों में से कितने स्टूडेंट कर सकते हैं। एजेस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ हो जाते हैं, तो वो भी देख लेना। ठीक है, मतलब देखकर क्या करो, एजेस के, बोट्स एंड स्ट्रीम के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हम ऑप्शन देख के क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं, तो उस तरफ भी हमारा ध्यान रहना चाहिए कि ऑप्शन किस तरीके की गिवन है। ठीक है, चलो करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मेरे को, फटाफट से आंसर बताओ आप सब लोग, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं है इशारे। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ एजेस ऑफ अंजू एंड वेदान, अंजू और वेदान की एजेस का सम आपको गिवन है 30 इयर्स 30 साल, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट आपको गिवन है 10 ईयर एगो का गिवन है 16 साल। अंजू और वेदान की एजेस का प्रोडक्ट गिवन है 10 साल पहले का, 16 साल इनका प्रोडक्ट है, मतलब गुना का रिजल्ट है। अंजू है ना, अनुज तो नहीं है ना। द सम ऑफ एजेस ऑफ अंजू एंड वेदान, अंजू और वेदान की एजेस का सम आपको गिवन है 30 इयर्स। अगर मैं आपसे बोलूं 10 साल पहले का सम बता दो तो बता दोगे? बोलो, सम को तो हम इधर उधर लेकर जा सकते हैं। तो आप बोलोगे मैम अच्छा आप 10 साल पहले का पूछ रहे हो, तो ये तो प्रेजेंट का सम है, तो 10 साल पहले का अगर आप पूछ रहे हो तो 10 + 10 20 माइनस करना पड़ेगा। तो अंजू और वेदांत की एजेस का सम 10 इयर्स एगो कितना आएगा? 10। और 10 ईयर एगो ही अंजू और वेदांत की एजेस का प्रोडक्ट आपको गिवन है 16 साल। अब बहुत सारे बच्चे समझ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे समझ जाएंगे कि मैम वैल्यू 8 और 10 2 होगी, 8 और 2 10 भी होता है, 8 दूनी 16 भी होता है, लेकिन ये नहीं पता 8 किसकी वैल्यू होगी, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, पता नहीं, आगे पढ़कर पता चले। मे बी इफ अंजू इज द एल्डर, अंजू इज द एल्डर, यदि अंजू उन दोनों में से एल्डर है, बड़ी है, तो अगर अंजू बड़ी है तो अंजू की एज 8 साल होगी और वेदांत की एज 2 साल होगी। देन अंजू एज इज हाउ मच % मोर देन वेदांत एज, तो जो अंजू की एज है वो वेदांत की एज से कितना % ज्यादा है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो रेशो देख लो कितनी ज्यादा है, अब देख लो कितना % ज्यादा है, 3 ज्यादा 1 पर गुना में, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया,
8 दूनी 16, 8 और 2 10। ये तो 300% आता हुआ मुझे नजर आ रहा है ना, 300% आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखो जरा, 10 साल पहले का अंजूर विधान का सम हो जाएगा 10 साल पहले का 10 years, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 10 years। एगो आपसे बोला है तो 10 ईयर एगो अगर आपसे बोला है तो ठीक है। अच्छा ये भी तो देख लो ना, ये 10 साल पहले की जाएगी ना, ये हम लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, ये पाप हो गया हम लोगों से, समझ में आ गई बात। तो अगर मैं अंजू की एज कैलकुलेट करूं तो वो 8 साल है, लेकिन वो 10 साल पहले है, 10 ईयर बिफोर। तो अगर मैं 10 ईयर आफ्टर आऊंगी तो 18 हो जाएगा, 18 और 10 और 2 12। अब इसको काटते हैं, 3 से 4 पर, 3 से 6 पर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 100 कितना होगा, 50% होगा। मतलब अंजू की जो एज है वो वेदांत की एज से 50% ज्यादा है। अभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ये तो 10 साल पहले की एज आई है ना, हमें तो प्रेजेंट में बताना है कि अंजू की जो एज है वो वेदांत की एज से कितना % ज्यादा है। तो इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा ना, 10 और 8 18 और 10 और 2 12। तो ये वेदांत की एज है और ये अंजू की एज है। अंजू की एज वेदांत की एज से कितना % ज्यादा है ये आपको बताना था, ज्यादा है 50%। राइट आंसर डी ऑप्शन आ गया होगा, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन्स का। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 पार्ट्स हैं, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रेशियो प्रपोर्शन का एजेस पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट टाइम एंड डिस्टेंस का भी ट्रेन्स और ये जो बोट्स एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर है ये है। ठीक है, चलो करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मेरे को, फटाफट से आंसर बताओ इसका क्या आएगा। चलो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जल्दी से बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 था आप लोगों के सामने, कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, पढ़ लो जरा, पहले मेरे साथ पढ़ लो एक बार। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 50 सेकेंड। 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ है 500 मीटर और 200 मीटर, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और एक दूसरे को पास करेंगे, गिवन है 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड में। इट इज गिवन दैट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। आपको सेकंड ट्रेन की स्पीड बतानी है, ठीक है।
तो हम लोग इसमें कैसे देखेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे? अच्छा देखो, दो ट्रेन एक दूसरे को पास कर रही है, तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को पास करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक तो दोनों ट्रेन की लेंथ का सम आएगा डिस्टेंस के प्लेस पर, तो 500 प्लस में 200 डिस्टेंस के प्लेस पर 700 आएगा। टाइम कितना ले रही है? 50 सेकेंड। स्पीड देख लेना, देखो दोनों ट्रेन चल रही है ना, हाँ दोनों ट्रेन चल रही है, तो अगर दोनों ट्रेन चल रही है तो रिलेटिव स्पीड आएगी। अब जैसे रिलेटिव स्पीड आता है ना, तो इसकी डायरेक्शन हम लोग देखते हैं कि सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो अब आप लोगों को देखना है कि सेम डायरेक्शन है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में माइनस, ऑपोजिट में प्लस, तो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड में, दूसरी ट्रेन की स्पीड ऐड हो जाएगी। ये मीटर पर सेकंड में है, ये 50 सेकंड में है, ये मीटर में है। ये देख लेना आप लोग टर्म, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से इधर देखोगे तो 14, तो 10 प्लस में x इज इक्वल टू 14, तो अगर x की वैल्यू देखोगे तो 4 मीटर पर सेकंड, मतलब दूसरी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 4 मीटर पर सेकंड होगी। दूसरी ट्रेन की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कि ई ऑप्शन आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का आप लोगों के सामने है, करके दिखाओ। चलो इस क्वेश्चन को आंसर बताओ मुझे क्या आएगा जल्दी से। देखो आपको मैं एक बात बताती हूँ, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का बेस रूल पता है, कितनी इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई बाय में कितने टाइम के लिए की, ठीक है। कितनी इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाइड बाय में कितने टाइम के लिए की। तो अब यहां पर पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड पुट देयर मनी इनटू अ दिस रेशियो। अच्छा 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड ने जो मनी पुट की वो 9:7:8 के रेशियो में है, ठीक है। 7 महीने के बाद एक्स ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया एज बिफोर। 7 महीने के बाद मतलब ये वाली मनी 7 महीने के लिए लगाई, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब 9 यूनिट पहले था, 9 यूनिट और हो गया तो 18 यूनिट हो गया। 12 में से 7 माइनस करते हैं, 5 मंथ के लिए ये हो गया, ठीक है। वाई और जेड ने 7 महीने के बाद, मतलब ये वाला अमाउंट 7 महीने के लिए, ये वाला अमाउंट 7 महीने के लिए, वाई और जेड ने विड्रॉ करा 3/7 एंड 3/8 ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 7, इसका 3/7 विड्रॉ कर लिया, मतलब 7 में से 3 निकाल लिया, तो 4 बचा बाकी के 5 मंथ के लिए। और आगे बोला है 3/8, इस 8 का 3/8 मतलब के 8 3 निकाल लिया, तो बाकी 5 बचा 5 महीने के लिए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर आपको गिवन है 20,200, तो आपको जेड का शेयर बताना है, तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर होगा।
9 इंटू 7 63, 18 इंटू 5 90, 3 9 और 6 15 153, 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 4 29, 4 प्लस 2 6। इधर अगर मैं आ जाऊं तो 8 इंटू 7 56, 5 इंटू 5 25, 6 और 5 11, 5 और 2 7 और 1 8। देखो ये किसी नंबर से कट रहा है, कटता हुआ तो देखो मुझे आ रहा है नजर, ये मुझे 3 से कटता हुआ नजर आ रहा है, 3 से 2 पर, 3 से 3 पर, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये रेशियो मुझे बनती हुई नजर आ रही है प्रॉफिट की। ठीक है, आपको जेड का शेयर बताना है। सबसे पहले तो लिख लो 20,200 टोटल इनका प्रॉफिट है। जेड का शेयर बताना है तो जेड की वैल्यू ऊपर आएगी, 27 ऊपर आएगा, बाय में तीनों का सम आएगा। तीनों का सम देखो 7 और 3 10, 10 और 1 11 का एक कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 5 10 1 0 1। ये देखो कितनी इजीली कट रहा है, ये देखो ये 2 से कट गया, तो ये कितना आ गया 27 दूनी 54 5400। अगर आपसे 20,200 में जेड का शेयर पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा 5400, यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि सक्सेसिव मैं आप लोगों को बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज का, वैसे ही ये वेन डायग्राम पर बेस्ड जो है क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। करके दिखाइए मुझे, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, चलिए फास्ट। यहाँ पर आपसे बात कर रहा है इंग्लिश मैथ्स और उसके बाद बात कर रहा है, बस इसकी ज्यादा यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो आ जाओ जरा हम लोग चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन करते हो ना, सबसे पहले तो बॉक्स बना लिया करो, और कोई भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन करे हो तो स्टेटमेंट तो ध्यान से पढ़नी जरूरी है, ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलती ही हूँ। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम में 80% ऑफ कैंडिडेट, 80% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 80% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हुए हैं, 70% मैथ्स में पास हुए हैं, लेकिन 10% दोनों में फेल हुआ है। सबसे पहले तो ये सुन लो कि बोथ का क्या डेटा गिवन है आपको। 10% फेल आप लोगों को गिवन है ना बोथ का डेटा, तो हम लोग ऐसे करते हैं, इधर देखो 2 सर्कल बनाए, एक इंग्लिश का और एक मैथ्स का, ये सर्कल बनाए, ये इंग्लिश के लिए है और ये मैथ्स के लिए है। ठीक है, आपको बोला है 10% दोनों में फेल हुए, तो मैं फेल के हिसाब से बना रही हूँ। 10% दोनों में फेल हुए, अब ध्यान से सुनना, 80% कैंडिडेट इंग्लिश में पास हुए थे, तो फेल कितने हुए होंगे, इंग्लिश में फेल कितने हुए होंगे, 20%। मैं फेल का बना रही हूँ, ये फेल है, इंग्लिश में फेल 20%। अच्छा, और मैथ्स में पास हुए 70%, तो फेल कितना परसेंट हुए, मैथ्स में 70% पास हुए तो फेल कितना हुए 30%। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे को एक बात बताओ, ये इंग्लिश में टोटल 20% फेल हुए, 10% दोनों में, ओनली इंग्लिश में 10% फेल हुए, ओनली मैथ्स में 20% फेल हुए, कुल मिलाकर फेल आपको पता चल गया कितने परसेंट हुए। ठीक है, आगे क्या बोला गया पढ़ लो पहले। इफ 144 कैंडिडेट पास्ड इन बोथ दिस सब्जेक्ट, 144 कैंडिडेट अगर दोनों सब्जेक्ट में पास हुए तो फेल देखो पहले कितने हुए, 20 30 40, 40% फेल हुए, तो पास कितना परसेंट हुए होंगे 60%। क्वेश्चन कह रहा है 144 कैंडिडेट पास हुए, तो 60% की वैल्यू 144, तो अगर मैं इसको काट दूं 6 से 1 पर, 6 दूनी 12, 6 चौक 24,
तो 10% बराबर है 24 के। आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताना है, तो 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 240। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने थे एग्जाम में, 240। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन। दिस इज द लेवल। ये लेवल आपका रहने वाला है। आरआरबी क्लर्क का भी, पीओ का भी, इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ डीआई आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा, चाहे वो आरआरबी क्लर्क को, आरआरबी पीओ में 3 सेट ऑफ डीआई भी आ सकता है, 15 नंबर का डीआई भी आपको देखने को मिल सकता है। सो डीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले जो डायरेक्शन गिवन है और ये जो टेबल आपको गिवन है, आप इसको देखो और खुद से करने की कोशिश करो। फिर मैंने तो आपको बताना ही है कि हम लोग किस तरीके से इसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। बट पहली जो बारी है वो आप लोगों की है। करिए इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे बताइए फास्ट स्पीड में। चलिए जल्दी से, वेरी गुड। चलो आओ जरा इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को देखो आप किस तरीके से बनाओगे। सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ो। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर बेस्ड ऑन इट। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ सेलो बोतल सोल्ड। अच्छा, नंबर ऑफ सेलो बोतल सोल्ड आपको बता दिया। नंबर ऑफ सेलो बोतल सोल्ड एंड परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ टिफिन बैग सोल्ड आर more than number of bottles sold. By which number of tiffin bag, अच्छा, परसेंटेज बाय विच नंबर ऑफ टिफिन बैग सोल्ड आर मोर देन दैट ऑफ सेलो बोतल सोल्ड। अच्छा, तो सबसे पहले तो देखो 37.5% की वैल्यू क्या होती है। 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 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 टिफिन बैग्स मोर सेलो बोतल, मतलब अगर सेलो बोतल्स 8 बेची गई हैं, तो जो टिफिन बैग्स हैं वो 37.5% ज्यादा है, मतलब कि वो हो गए 11, ठीक है। अगर सेलो बोटल्स 8 है तो टिफिन बैग्स हो गए 11। 40% का मतलब है 2/5। अगर सेलो बोतल 5 है तो ये हो गए 7, ठीक है। 80% का मतलब है 4/5। अगर ये 5 है तो ये हो गए 9। और 25% का मतलब है 1/4। अगर ये 4 हो गए तो ये हो गए 5। 30% का मतलब है 3/10। अगर ये 10 है तो ये 3 ज्यादा हो गए, तो ये कितने हो गए, 13। सिंपल बात, सिंपल कहानी। आगे आ जाओ। आगे आपको क्या बोला गया है इसको पढ़ो ध्यान से। सेलो बोतल 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू 40। अगर 8 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 5, तो 11 की वैल्यू 55। अगर 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू 7, 7 इंटू 7 49। अगर 5 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू 8, 8 को 9 से गुना करेंगे 72। अगर अगर 4 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू 12, तो 5 की वैल्यू 60। 10 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 6, तो 13 की वैल्यू 78। अब आपको शॉपकीपर ABCDE के लिए नंबर ऑफ सेलो बोतल सोल्ड भी पता है और आपको टिफिन बैग जो सोल्ड है वो भी पता है। बस ये देखना था कि कितना परसेंट ज्यादा कितना परसेंट कम आपको लिखना आ रहा है कि नहीं, सिर्फ इतना एग्जामिनर देखना चाह रहा है। और साथ में ये देखना चाह रहा है कि कहीं आप इसको लिख लिख कर अलग अलग से सोल्व तो नहीं कर रहे। वैल्यू आपको पता है ना, 37.5% 3/8 वैल्यू आप जान रहे हो ना, ये वो आप लोगों से पूछ रहा है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखते हैं आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने। करिए जरा इस क्वेश्चन को, करिए और मेरे को फास्ट स्पीड में आंसर बताइए जल्दी से।
चलो अभी तो मेरे को नहीं लगता आप लोगों को देरी यहाँ पर लगनी चाहिए, पढ़ लो जरा। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिफिन बैग सोल्ड बाय सेलर सी टू, अरे ये तो बहुत आसान है, टिफिन बैग सोल्ड बाय सेलर सी टू दैट बाय ई। देखो जरा, सी बाय ई 72 और 78 का रेशियो आपको बताना है, तो बता दो। 72 और 78 का रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करें बताओ, 2 से 3 पर, 6 पर, 2 तिया 6, 2 से 9 पर, 6 3 से 1 पर, और ये 3 से 13, तो 12:13 कितने लोगों का आंसर आ रहा है मुझे पहले तो ये बता दो। बी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट गए हो आप, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, आपको अंतर बताना है, नंबर ऑफ सेलो बोटल सोल्ड बाय सेलर ए एंड नंबर ऑफ टिफिन बैग सोल्ड बाय सेलर बी। सेलो बोटल बाय ए, ये रहा सेलो बोटल बाय ए, कहाँ गया सेलो बोटल बाय ए, तो पता है 40, और टिफिन बैग बाय बी तो 49 और 40 में डिफरेंस आपको बताना है। तो अगर 49 और 40 का डिफरेंस आपको बताना है तो वो तो 9 हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है, ध्यान से देखो जरा, इसमें आपको बताना है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वाटर बोटल सोल्ड बाय सेलर डी एंड सेलर ई। एवरेज बोटल्स आपको डी और ई के द्वारा बतानी है। तो डी और ई का वाटर बोतल, अरे अच्छा वाटर बोतल तो गिवन ही है ना, इसमें टिफिन बैग्स थोड़ी ना देखने हैं। वाटर बोटल्स का आपको एवरेज बताना है, तो डी और ई का, तो 48 प्लस में 60 बाय में 2। देखो कितना आसान है, अगर आपने एक बार टेबल सोल्व कर ली। 108 बाय 2, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 पांचे 10, 2 चौके 8, तो आंसर क्या बनेगा 54। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन बनेगा 54। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका आंसर आप सब लोग मेरे को फटाफट से अभी बताओगे जल्दी से, किस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए फास्ट। एक बार बस टेबल सोल्व करने की देर है, उसके बाद तो तुम लोग खुद से देख लो डीआई कितनी इजीली आप लोगों का सोल्व हो रहा है। करिए इस क्वेश्चन को, करिए फास्ट। चलो चलो चलो, जल्दी 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 बता दो। वेरी गुड एवरीवन। चलो मैं बताऊं क्या आप लोगों को, किस तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बोलो।
चलो भाई, इतनी देर क्यों लगा रहे हो इस क्वेश्चन को करने में? आ जाओ जरा देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे एवरीवन। नंबर ऑफ टिफिन बैग सोल्ड बाय सेलर ए आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ सेलो बोतल सोल्ड बाय सेलर बी। टिफिन बैग सोल्ड बाय सेलर ए, टिफिन बैग सोल्ड बाय सेलर ए कहाँ है? टिफिन बैग सोल्ड बाय सेलर ए 55, हाउ मच परसेंट मोर देन सेलो बोतल सोल्ड बाय सेलर बी 35। 5 से 7 पर 5 से 11 ज्यादा है 4/7 इंटू 100। अब ये वही स्टूडेंट विदाउट कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकता है जिसको 1/7 की वैल्यू पता है आप लोगों को। और 4/7 4 से गुना 56, 8/7। न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 56 + 1 + 1/7, तो ये कितना हो जाएगा अगर आप देखोगे 57 1/7%। इसी के साथ साथ एक और बात आपको बहुत ज्यादा मैं बता देती हूँ, 57 1/7% एक ऐसी परसेंटेज वैल्यू है जो बहुत बार एग्जाम्स में देखी गई है। सो अगर आप इसके फ्रैक्शन वैल्यू लर्न कर लेंगे तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए और ज्यादा आसानी होगी। 57 1/7% बराबर है 4/7। 57 1/7% बराबर है 4/7। इसको आप ध्यान में रख लो, इसको अपने माइंड में रख लो। जैसे हम 37.5% लगते हैं 3/8, बहुत बार कैलकुलेशन में यूज होता है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में देखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, आइए जरा एक बार पढ़ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टिफिन बैग इज रुपीज। अच्छा, सीपी है एक टिफिन बैग का 12 रुपए और एसपी है 20 रुपए। अच्छा, टिफिन बैग का एक टिफिन बैग का सीपी है 12 रुपए, ठीक है, और टिफिन बैग का सीपी दे रखा है। अच्छा, और सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 20 रुपए। अच्छा ठीक है, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलर डी बाय सेलिंग टिफिन बैग। तो डी ने टिफिन बैग कितने बेचे हैं पहले तो ये देख लो आप लोग। डी ने टिफिन बैग कितने बेचे हैं? डी ने टिफिन बैग 60 बेचे हैं, 60 बेचे हैं डी ने टिफिन बैग। ठीक है, अब देखो 60 टिफिन बैग बेचे हैं डी ने। एक बैग पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12 में खरीद कर 20 रुपए में बेचा जा रहा है, तो एक बैग पर 8 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। 60 बैग्स पर कितना प्रॉफिट होगा? 60 × 8, तो 60 × 8 कितना आ जाएगा? 480 रुपए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? सी ऑप्शन 480 रुपीज। बस ये राइट आंसर था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आरआरबी पीओ में देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली ये डीआई आरआरबी पीओ प्री के लेवल का आप लोगों को मैंने करवाया है। इसी तरीके से मैं डेली क्लास लेती हूँ ब्रेनीपीडिया स्किल पर, आप जुड़े रहिए जरूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वांट का सेशन अपने दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी क्लासेस आपको मिल रही हैं डेली के डेली। मतलब मैं क्या बोलूं कि ये आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए अगर कोई स्टूडेंट सच में सिलेक्शन लेना चाहता है ना, तो ये क्लासेस आपकी बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो जरूर इन सेशंस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ये सेशन इतना ही रखते हैं आज के लिए। मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू बाय बाय बच्चों, थैंक यू।